हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, हम लोग जैसे कि नेट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसलिए आज सोचा एक और नया पेपर लेके आएँ। ये है जून 2012 का पेपर थर्ड पे है ये, ठीक है। उस समय 2 पेपर हुआ करते थे। जून 2012 का हम लोग सेकेंड पेपर का वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग अगर नहीं देख पाएँ तो प्लीज़ देखिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। और अब जो है हम लोग थर्ड पेपर देख रहे हैं जून के 2012 का। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, एग्ज़ाम देखिए पास में आने वाली है और आप लोगों को क्वेश्चंस पे भी अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज का ये चालू करते हैं। ये 75 क्वेश्चंस हैं, ओके। सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन थे और इसमें 75 है। ऐसा पेपर पैटर्न अभी नहीं आता है। अगर कोई नया है और मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ पेपर पैटर्न हम लोग पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं, आप ज़रूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अभी का जो पेपर पैटर्न है, अभी केवल एक पेपर होता है विजुअल आर्ट्स का, ठीक है। और दूसरा अदर सब्जेक्ट के लिए रहता है, मतलब पेपर 1 रहता है, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले के हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ये वाले पेपर ऐसे करवाते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, हम हिंदी से ले लेते हैं, नहीं तो आपको जमता नहीं है। चलिए, द स्क्रीन के चित्रकार का नाम बताइए। बहुत फेमस पेंटिंग, ऑलमोस्ट बहुत एग्जाम्स में आती है, इसलिए आपको पता ही है। एडवर्ड मंक, फ्रांस हाल्स, जेम्स एंसर और सैल्वाडोर डाली, ठीक है। तो एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं, कोई बरोक आर्टिस्ट हैं, कोई श्योरिज्म आर्टिस्ट हैं, है ना। तो ये जो कलाकार हैं एडवर्ड मंक हैं, द स्क्रीन बनाई है जिनने। और एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनवाद की कृति है ये, ठीक है। उस कला आंदोलन की कृति है ये और बहुत फेमस है। नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी, है ना। उसी ये उस प्रकार में है ना, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर के मूर्तिकार का नाम बताइए। द थिंकर आपको पता है, उसकी मूर्तिकार कौन है, उसका नाम बताइए। ड्यूशैम्प, जा आर्प, काल्डर और ऑगस्ट रोडिन। तो ये हम सब जानते हैं। ऑगस्ट रोडिन ने बनाई है द थिंकर। द किस्बे ने बनाई है गेट्स ऑफ हेल, जो कि गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज से प्रभावित होकर बनाया, वो भी इनने है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बहुत समय में आए, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराती जाती हूँ। इनकी कृतियाँ आप नहीं भूलें, ठीक है। तो ऑगस्ट रोडिन ने ये बनाई है। कैल्डर साथ में दिख रहे हैं, कैल्डर के बारे में भी बता दें। अलेक्जेंडर कैल्डर, जिनको फादर ऑफ काइनेटिक स्कल्पचर कहा जाता है, गतिशील गति वाली मूर्तियों के जनक ये कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल को किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है। जहाज महल जो है प्रसिद्ध स्मारक, उसमें कहाँ की भारतीय स्मारक शैली का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से इम्पेरिकल मतलब प्रांतीय और प्रोविजनल होता है ना, जो दिल्ली वाले और दिल्ली से अदर, ये सुल्तान एरा के समय के पीरियड्स थे। तो जहाज महल किसके अंदर आता है, तो एक तो दिल्ली साम्राज्य, जो कि जिसको प्रांतीय कहते हैं, और दूसरा जो प्रोविजनल रहता है वो हम समझेंगे मालवा डेक्कन गुजरात, जिसमें उसमें कहते हैं। लेकिन जहाज महल का किसके अंदर आता है, तो जहाज महल मांडू में है और मांडू मालवा क्षेत्र में है, तो ये मालवा क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति, गुप्त कला की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है। गोवर्धनधारी प्रसिद्ध मूर्ति किस म्यूजियम में इंडिया में रखी गई है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन दिखा नाम भारत भवन, भारत कला भवन, और कला भवन में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन, लेकिन आप शहर उससे याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो ये वाली जो मूर्ति है वाराणसी में है, मतलब भारत कला भवन वाराणसी में ये रखी गई है, ठीक है। अब आते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर स्थित है। जो नट मंडप है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर में, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, वहाँ का जो नट मंडप है ना, उड़ीसा शेरी के अंदर आता है, वो क्या है, वो एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, मतलब कोणार्क के सूर्य टेम्पल का जो आप स्टाइल देखेंगे, उसमें जो नट मंडप है वो हाई, उस पर जैसे जगाती नहीं होता उस तरह से हाई प्लेटफॉर्म पे स्थित है। और
वो किस जगह पे है ऐसा पूछा जा रहा है। तो जगमोहन के सामने, गर्भगृह की दक्षिण की ओर, गर्भगृह के उत्तर की ओर और गर्भगृह के पंचांगन में। कहाँ पे है ये? तो नट मंडप जो है वो जगमोहन के सामने है। गर्भगृह के उस पर अपन उसको नहीं ले सकते। जगमोहन के सामने नट मंडप है जो कि एक मतलब एक हाइट पे है। ठीक है, चलिए आगे देखें। सला दी रिफ्यूज़े नामक कला प्रदर्शनी। सबसे पहले एक चीज़ कि सला दी रिफ्यूज़े क्या है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग देखें। सला दी रिफ्यूज़े एक आर्ट एग्जीबिशन है था। ठीक है, उसकी प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? रॉजर फ्राई ने, क्लाउड मॉने ने, ली रॉय ने और हर्बर्ट रीड ने। तो किसने लिखी थी? तो इनकी फर्स्ट समीक्षा मीन्स वो द विटनेस हुए थे और उनने फर्स्ट समीक्षा लिखी थी जो कि थे ली रॉय। ली रॉय ने सला दी रिफ्यूज़े प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा लिखी थी। ठीक है, अब आते हैं संगमरमर को जलाने का परिसूत्र है। देखिए ये संगमरमर है, ये संगमरमर है, क्या है? CaCO3 है ना। इसको हमने हीट किया, उसको संगमरमर पत्थर का पिंड किस में परिवर्तित। अब अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो किस में जाएगा? तो किसी ने साइंस पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है, ये थोड़ा सा सॉल्व करना आता है, लेकिन नहीं भी आता हो तो भी आपको पता है। संगमरमर जिसको कहते हैं CaCO3, उसको हमने हीट किया मतलब गर्म किया, तो क्या निकला? CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो ऊपर रखा तो ये रख गई। ये जो CaO जो है वो इन चारों में से कुछ है। ठीक है, तो CaO किसका नाम होता है? मतलब लाइम, चूना। ठीक है, तो चूना निकलेगा। तो संगमरमर को जब हम जलाएंगे कायदे से, उसने बहुत अच्छे से फॉर्मूला भी दे रखा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो CaCO3 को जब हम जलाएंगे तो लाइम और मतलब चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो चूना बी आंसर इसका सही है। चलिए आगे देखें। POP किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो बलुआ पत्थर से बनता है, चूना पत्थर से बनता है, जिप्सम से या संगमरमर के पत्थर से। तो हम सब जानते हैं POP भी कहते हैं जिसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, अब आते हैं कासा जो ब्रॉन्ज है, जो कॉपर, जिंक और टिन का एलॉय होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रवांक। 70 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 980 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस या 1800 डिग्री सेल्सियस। तो ब्रॉन्ज का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, इस समय पे ये मेल्ट हो जाती है इस टेम्परेचर पे। चलिए आगे देखते हैं। मार्क अर्न्स्ट जो कि आर्टिस्ट हैं, वो किससे संबंधित हैं? अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, अति आधुनिकतावाद या दादावाद। ठीक है, मार्क अर्न्स्ट काय से संबंधित है? तो मार्क अर्न्स्ट जो हैं अति यथार्थवाद, जिसको श्योर रियलिज्म कहते हैं, उनसे संबंधित है। श्योरलिज्म जिसको अति यथार्थवाद बोलते हैं, मार्क अर्न्स्ट उनसे संबंधित है। उनका मतलब उनके हेडलाइट आर्टिस्ट है, दादाविज्म में भी इनका वो रहा है, लेकिन मेन अति यथार्थवाद आएगा श्योरलिज्म से। उनका आर्ट वर्क जैसे देखेंगे हम, सैल्वाडोर डाली उन प्रकार का दिखता है। ठीक है, अब आते हैं कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य का समूह बताइए। कलकत्ता ग्रुप बहुत बढ़िया, सबसे पहले मतलब सबसे पहले का ही बोलेंगे, डेवलप हुआ था 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में, जबकि 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट हुआ था। ठीक है, अब 1943 में कलकत्ता ग्रुप किसके द्वारा हुआ था? प्रदोष दास गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसके और सदस्यों के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, जामिनी रॉय, ये नहीं हो सकते। अवनींद्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी, हेमंत मिश्र, जामिनी रॉय, ये नहीं हो सकते। नीचे रामकिंकर बेंच, गोविंद नाथ, ये भी नहीं हो सकते। ये नीरज मजूमदार, गोपाल घोष, रोथिन मोत्रा, शुभो टैगोर, ये जो आर्टिस्ट हैं कोलकाता ग्रुप के सदस्य हैं। उनके संस्थापक सदस्य प्रदोष दास गुप्ता जी हैं। 1943 में कोलकाता ग्रुप की स्थापना इनने की थी। ठीक है, अब आते हैं गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया है? अभी मैंने बात करी थी, है ना, अभी बात की थी जस्ट। यहाँ बात हो रही है गेट्स ऑफ पैराडाइज की, ना कि गेट्स ऑफ हेल की। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, रोडिन भी और गिबर्टी भी, लेकिन आपको देखना है कि किसने क्या बनाया है। ठीक है, गेट्स ऑफ हेल जो है वो रोडिन ने बनाया है, लेकिन गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है वो गिबर्टी ने बनाया है। ठीक है, गिबर्टी और ब्रुनेल्ची इनके बीच में वो हुई थी
क्या बोलते हैं, अरे मतलब कंपटीशन हुआ था और गिबर्टी जीते थे, तो इसलिए गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाने का सौभाग्य इनको मिला था। ठीक है, तो लोरेंजो गिबर्टी, किसी ने पूछा था किस मीडियम से है, ब्रॉन्ज से है। ठीक है, और गिबर्टी ने बनाई है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। लिथोस्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि पत्थर चिकना हो जाए, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर पे बैठ जाए, रेखांकन की छवि पत्थर पे काव्य हो जाए, पत्थर अधिक संवेदनशील। तो जब हम लिथोस्टोन करते हैं ना, उसके बाद हम वॉश आउट घोल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कि सारा जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है, सेकेंडली जो वो लाइन्स होता है ना, उसका काला वालापन बाहर आ जाए, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आगे हम जब प्रिंट करेंगे। और एक बहुत वो चीज़ भी कि ग्रीस जो है वो बैठ जाता है, जिससे कि जो वाटर और एसिड के बीच में रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आंसर सही है। एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है। एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग किससे की जाती है? तो एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग कास्टिक सोडा से की जाती है, जबकि कॉपर, जिंक इसके लिए फेरिक क्लोराइड एसिड यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 75 क्वेश्चन है इसमें, हाफ इस पार्ट में है और हाफ बाद में। ओके, चलिए। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? फाइन ड्राइंग के लिए, है ना। सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस जब हम एचिंग में यूज़ करते हैं, जब हम ये तब प्रोसेस होता है जब ग्राउंड इतना सॉफ्ट होता है जिसमें बहुत आसानी से रेखांकन हो जाती है, और मतलब हमारा हाथ भी टच होता है ना तो ग्राउंड हट जाता है। इतना सॉफ्ट ग्राउंड पे हम काम करते हैं। तो क्यों किया जाता है? फाइन ड्राइंग के लिए, टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए, प्लेट को पॉलिश के लिए, इंक में ग्रीस को अलग करने के लिए। तो ये चीज़ हम टेक्सचरल मटेरियल जो है उससे टेक्सचर को स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जो कि टेक्सचर प्रिंट में काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। तो बी आंसर आपका सही है। आगे देखें। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया? सब जानते हो, होमर, कैरल समर, एरिक गिल, जॉन गुटेनबर्ग। तो जॉन गुटेनबर्ग ने 1440 में इसका इन्वेंशन किया था। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिज़ाइन के लिए लाभ लेते हैं। वुडकट में जो प्रिंट मेकर्स अगर वुडकट में कार्य कर रहे हैं, वुडकट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीफ प्रिंटिंग, है ना, उसमें अगर वो कार्य कर रहे हैं तो किसका लाभ लेते हैं? लकड़ी की कठोरता का, लकड़ी की कोमलता का, लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर का, लकड़ी का स्निग्धता का। तो वुडकट में मेन एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये मिलता है कि जो लकड़ी का स्वाभाविक टेक्सचर है ना, उससे प्रिंटिंग बहुत सही होती है। तो जो सी ऑप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाभ उठाते हैं, तो वो इस चीज़ का लाभ उठाते हैं वुडकट में, एज कंपेरिजन टू अदर प्रिंट मेकिंग प्रोसेस, जिसको लीनो कहेंगे आप, है ना, लीनो कट और इन सब के। ठीक है, अब आते हैं कॉपर प्लेट एचिंग में किस एसिड का? अभी मैंने बताया आपको, कॉपर हो, जिंक हो, उसमें फेरिक क्लोराइड का यूज़ होता है। तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये वाले जो एसिड है उसका यूज़ होता है। इन केस कहीं फेरिक क्लोराइड नहीं दिया हो, वैसे तो 95% फेरिक क्लोराइड ही ऑप्शन में दिया होता है और फेरिक क्लोराइड ही आंसर होता है। लेकिन इफ़ इन केस नहीं हुआ तो फेरिक क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है ना। क्यों नाइट्रिक एसिड को हम मतलब प्रेफरेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि जब उसको यूज़ करते हैं ना तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, एचिंग में इसमें बबल्स आ जाते हैं। तो अगर हम उसको हिलाते रहें और फिर यूज़ करें तो उसमें प्रॉब्लम हट जाती है और वो इन प्लेस ऑफ फेरिक क्लोराइड नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं हो तो नाइट्रिक करना, अदरवाइज फेरिक क्लोराइड करना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वो रहता है, हीरो मास्टर वो है, वो बड़े मियाँ है और वो छोटे मियाँ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की बड़ी दुर्बलता निम्नलिखित में से क्या है? विज्ञापन माध्यम है टीवी, ठीक है, उसमें उसका बड़ा दुर्बलता क्या है? इन सब में देखने वालों की सीमित संख्या, भैया बिल्कुल देखने वालों की सीमित संख्या नहीं है। अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण, अत्यंत खर्चीला होना, अत्यंत उबाऊ होना। तो ये तीन तो मुझे बहुत कुछ तो भी लग रहे हैं, ACD बी बिल्कुल सही है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न हम खुद ही देखते हैं ना कितने सारे विज्ञापन का इकट्ठा प्रसारण हो जाता है। तो ये बी वाला आंसर ही इसका सही हो जाएगा। विज्ञापन कॉपी का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है विज्ञापन कॉपी का, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसका कॉपी, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था व्हाट इज़ कॉपी राइटर, जो उस विज्ञापन लिखता है, ठीक है, लिखता है, तो लिखता है कॉपी, वो मतलब जो उसका मटेरियल है, जो विज्ञापन की का मटेरियल है ना, राइटिंग पोर्शन, उसको कॉपी बोलते हैं, और वो उस कॉपी कोई जो लिखता है उसको कॉपी राइटर बोलते हैं। तो उसका कॉपी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तीव्र स्पर्धा, खरीदार का लाभ, मैसेज या हेडलाइन। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होता है मैसेज प्रोवाइड करना, है ना। कॉपी मतलब क्या? स्पर्धा, किसी भी विज्ञापन की कॉपी मतलब उसका रिटर्न पोर्शन, राइटिंग पोर्शन जो होता है वो, ठीक है। तो सेकंड थर्ड सी ऑप्शन ये है कि वो आपको जो कंप्लीट मैसेज दे रहा है वो आपकी विज्ञापन कॉपी है। ओके, अब आते हैं आगे, चलिए 21 देखते हैं। स्वाट एनालिसिस की प्रशंसा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? स्वाट एनालिसिस सब जानते हो आप लोग, अब इसमें पढ़ रहे हो तो नेट के लिए भी पढ़ ही रहे होगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसका जो हम प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो स्वाट एनालाइजेशन है। तो उसकी प्रशंसा किस संदर्भ में की जाती है? तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश देख लूँ, आपकी आज्ञा हो तो, समझ नहीं आ रहे थोड़े, हाँ ये वाली, कैंपेन प्लानिंग, पब्लिक रिलेशंस, प्रॉफिट परफॉर्मेंस और मार्केटिंग एनालिसिस। तो ये बिजनेस एनालाइजिंग, मार्केटिंग एनालाइजिंग में इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप आंसर इसको विपणन विश्लेषण कर लो। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, ये क्वेश्चन पेपर 1 में होना चाहिए, है ना, नहीं आता है इस प्रकार का, लेकिन फिर भी आप देख लो, आपको तो दोनों में नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, इसलिए मैंने बता दिया। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, और कहीं ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो हमको भी है हमारे सब्जेक्ट में भी, उससे रिलेटेड भी इसलिए दे दिए वो लोग। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कोई भी विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अच्छा, जो लोग एडवर्टाइजमेंट में उतना पढ़ते हैं, चलिए आपके पास जो राइटिंग पोर्शन होता है 2 मिनट बता देती हूँ। अगर जो लोग सिर्फ उसको उतना पढ़ते हैं कि यार मोनोग्राम क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोगो क्या होता है ना, पिक्टोग्राम क्या होता है, बस इतना इतना सब पढ़ लेते हैं ना, उनको इन चीज़ों में दिक्कत आती है। एक्चुअली उसको पूरी चीज़ें पढ़नी आवश्यक होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये भावनाओं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या, अभी देखो दोनों तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहा है ना। तो थोड़ा सा पूरा पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि पूरा पढ़ोगे ना कभी नहीं भूलोगे, और आधा आधा तोड़ के पढ़ोगे ना तो अपने आप जो टर्म्स आप लोग सोचोगे ना, मेन पढ़ लूँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना हर चीज़ को ज़रूरी है। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? वादा करता है, उसकी मौलिकता, अपील की योग्यता, इसकी व्यावसायिकता, ठीक है। तो सबको पता है कि विज्ञापन किस लिए मेन करते हैं, कि वो अपील करता है, हर चीज़ को अपील करता है, वो कितने भी कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो एजुकेशनल टाइप का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टाइप का हो, चाहे वो गवर्नमेंट टाइप का हो, चाहे वो फाइनेंस एडवर्टाइजमेंट हो, कितने भी कोई भी प्रकार का हो, बहुत सारे प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सबका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है अपील करना, है ना। अपील करना, उसको अगर है ना अपील कर रहे हैं ना, वो हर किसी भी चीज़ की अपील कर रहे हैं, तो ये उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब आते हैं 23वां, विज्ञापन कार्य में अभियान नियोजन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अभियान नियोजन, एक मिनट, कैंपेन प्लानिंग जो है वो कहाँ से लिया गया है एडवर्टाइजमेंट में? तो मिलिट्री प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिटिकल प्लानिंग। तो ये जो है सैन्य नियोजन मिलिट्री प्लानिंग से लिया गया है। अब आते हैं 24वां, टैग लाइन को क्या कहा जाता है? तो जो टैग लाइन होती है हम सब जानते हैं हर एडवर्टाइजमेंट में, तो उसको और क्या कहा जाता है? जॉ लाइन, फिक्स लाइन, थिन लाइन, पंच लाइन। तो उसको पंच लाइन भी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन देखें, अपने जीवन में ब्लू पीरियड के लिए पिकासो में किस अवधि में? ब्लू पीरियड, रोज पीरियड, एनालिटिक पीरियड, सिंथेटिक पीरियड, है ना, बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड हुए हैं, अफ्रीकन इन्फ्लुएंस पीरियड, है ना। तो पिकासो का जर्नी बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं, शुरुआत विभिन्न प्रकारों के कार्य उनने जो अपने अलग अलग पीरियड्स में किए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम था ब्लू पीरियड, जो कि 1901 से 4 के बीच में है ना। ब्लू पीरियड, उसमें जब ला आइवी और ब्लू राइडर, है ना, ब्लू गिटार, ये वाला जो पेंटिंग्स किया है ना, वो ब्लू पीरियड्स में है, ठीक है। और बाकी फिर पिंक पीरियड है, फिर वो आता है, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन इन्फ्लुएंस आता है, फिर एनालिटिक क्यूबिज्म आता है, फिर सिंथेटिक क्यूबिज्म आता है, ऐसे
उनका पीरियड्स टाइम पीरियड में अलग अलग आर्ट स्टाइल से पीरियड डिवाइड हैं, ठीक है। तो ब्लू पीरियड सबसे पहले 1901 से 4 के बीच में। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन इज़ द पावर ऑफ कलर। कोई भी मीन्स लाइन से काम जिसने किया है, जो लाइन की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, वो किसने, कौन से आर्टिस्ट ने कहा है। और लाइन को बहुत लेके ऐसे चलने कि कलर की भी शक्ति रंग में, रेखा में होती। किसने? कोरो, पॉल गॉगिन, डेगा और गोया। तो किसने ये बात की है? तो ये बात पूरी पॉल गोगा मतलब पॉल गॉगिन ने की है कि रेखा में वो शक्ति है जो कलर में भी नहीं हो सकती। बहुत अच्छे से उनका आप काम देखोगे तो आप वो चीज़ समझोगे, द पावर ऑफ लाइन, है ना। तो ये जो है हमारे पोस्ट इम्प्रेशनिज़म, जिसको क्या बोलोगे आप, उत्तर प्रभाववाद शायद, है ना। हिंदी में थोड़ा सा मुझे वो भूल चुकी हूँ। पॉल गॉगिन पोस्ट इम्प्रेशनिज़म के जो कलाकार हैं उनने ये चीज़ कही थी। अब आते हैं अगले। पेंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ हॉलोइंग अ सरफेस। ये किसका कथन है? अच्छा, ये सब एक ही साथ ले आए हो यूँ, एक जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके देने चाहिए। गोया, डेगा, माने, स्यूरेट। किसने बोला है पेंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ हॉलोइंग अ सरफेस? कोई भी सरफेस को छेद करने, होलो करने का, मतलब खोखला करने का की कला है। किसने कहा है? गोवा, डेगिस, माने, स्यूरेट। तो ये जॉर्ज स्यूरेट्स ने कहा है, जो कि न्यू इम्प्रेशनिज़म पे है ना। न्यू इम्प्रेशनिज़म, पोस्ट इम्प्रेशनिज़म, ये सब इम्प्रेशनिज़म के बाद कुछ चीज़ों पे विरोध पे कलाकारों ने बनाया। पोस्ट इम्प्रेशनिज़म जिसके गॉगिन हैं, सीजेन हैं और वॉन गॉग हैं, है ना। और ये न्यू इम्प्रेशनिज़म के जॉर्ज स्यूरेट हैं। तो स्यूरेट ने ये वाली शब्द कही थी। रंग परिपेक्ष है। देखिए, रंग जो है वो पर्सपेक्टिव है। ये किसने कहा था? सीजैन, गोया, कोरो, रीडोन। तो ये हमारे अभी बात जो की है, द फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, है ना, उनके बारे में किया। पोस्ट इम्प्रेशनिज़म के जो कलाकार हैं, पॉल, सीजेन, इनने ये बात करी है कि जो रंग है वो परिप्रेक्ष्य है, रंग में पर्सपेक्टिव की क्षमता है, ठीक है। आप ये अपने जीवन में भी, अपने जो आर्टवर्क्स करते हैं, आप उसमें भी समझ सकते हैं कि देखिए बड़े बड़े महानों ने क्या क्या बोला है और ये सही है ना। इसलिए सबसे पहले हम क्यों बोलते हैं लाइन स्ट्रॉन्ग करो भैया? क्यों? वो बोल के गए हैं पॉल गोगा जी के उसको स्ट्रॉन्ग करो। आगे चलो। प्रसिद्ध तेल चित्र 3 वुमेन किस प्रस्तुति की? 3 वुमेन इंडिया के कौन से कलाकारों ने बनाया है? आप लोग को तो बहुत बढ़िया तरीके से पता ही है ये, है ना। जामिनी रॉय, राजा रवि वर्मा मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल द्वारा 3 वुमेन ऑयल ऑन कैनवास बनाया गया है। बहुत फेमस पेंटिंग, नहीं देखी हो तो कुछ, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स उनके द्वारा है। प्राणनाथ मैगो जी के चित्र का शीर्षक क्या है? कैचिंग फिश, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर, ऑटम। तो आपको पता है उनका शीर्षक है ये कैचिंग फिश। हल्दी ग्राइंडर जो है वो अमृता शेरगिल का है, मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय का है, ऑटम गगनेनाथ टैगोर का है और कैचिंग फिश ये जो है प्राणनाथ मैगो का है। जलियांवाला बाग मैस्करी, इससे रिलेटेड भी अगर कुछ आता है तो वो भी आपको प्राणनाथ मैगो पे ही जाना पड़ेगा। कहीं कहीं नेट के एक क्वेश्चन में वो भी आया है, दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक में भी प्राणनाथ मैगो पे जाना पड़ेगा। कहीं भविष्य चंद सान्याल है, कहीं प्राणनाथ मैगो है। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करते जाना। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब याद रख के ही जीत हासिल होएगी, ठीक है। तो चलिए, आज ये 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में ये आगे के 75 क्वेश्चन तक कराएंगे। कैसा लगा हो ज़रूर बताना और प्लीज़ जल्दी से पढ़ाई करते रहो और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। ओके, थैंक यू सो मच। आपका वेस्टर्न आर्ट का वीडियो बस ऑन द वे है। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हो कि वो कब आएगा, है ना, क्योंकि सबकी अब आदत से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो वो बस ऑन द वे है। ऑन द वे मतलब 1-2 दिन में जब आता है, मंडे तक या सैटरडे संडे वो वीडियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।